हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। डिंग। सनरिंग सोर्ड से एक धीमी सी गूंज निकली, जैसे वो जुओफान की बात से सहमत हो। जुओफान के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। तो फिर चलो सनरिंग सोर्ड, आज हम मिलकर इन आसमानी बिजली को चीर डालेंगे। आसमान में एक छेद बनाएंगे और फिर वहाँ अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम भर देंगे ताकि ये फिर कभी लौट ना सके। हा हा हा। बैम। सनरिंग सोर्ड ने उसके हंसी को रोक दिया, अपने चौड़े ब्लेड से सीधा जुओफान के सिर पर मारा। जुओफान की नाक सूज गई और वो दर्द से कराह उठा। अबे, ये क्या बदतमीजी थी? नाक मलते हुए जुओफान चिल्लाया। मैं तुझे पकड़ रहा हूँ, तू मेरी तलवार है, मैं तेरा मास्टर हूँ। ऐसे बर्ताव करता है तू अपने मालिक से? देख लेना, तेरे सोर्ड स्पिरिट का चूरन बना दूंगा मैं। संडरिंग सोर्ड कुछ पल रुकी, फिर उसने एक और वार किया, पर इस बार सीधा डिमोनिक सोर्ड पर। डिंग। लदना है, मुझसे पंगा मत ले, मुझसे बुए। डिमोनिक सोर्ड भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो हवा में तैरने लगी, संडरिंग सोर्ड के सामने आकर जैसे उसे चिढ़ा रही हो। संडरिंग सोर्ड बस शांत खड़ी रही। जुओफान ने गहरी सांस ली। तुम कहना चाहती हो सारे टेक्निक्स छोड़ दूं और बस तुम्हारे सहारे थंडर क्लाउड से लड़ूं? टिंग। संडरिंग सोर्ड फिर से झनझनाई, जैसे हाँ में जवाब दिया हो। अरे अरे अरे, ये क्या मजाक है? मैं 4 पवित्र तलवारों से बना हूँ, तू तो अभी नए नए आई है। क्यों मास्टर सिर्फ तुझ पर भरोसा करे? तुझे मेरी जगह चाहिए? सपने देख रस्ट की डली, कुछ दिनों में तू मेरी तलवार में समा जाएगी, तब देखना। हाँ हाँ। डिमोनिक सोर्ड गुस्से में थी। उसने अपनी धार चमकाई, संडरिंग सोर्ड को सीधी लड़ाई की दावत दे डाली। जुओफान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, एक मौका दूंगा। डिमोनिक सोर्ड, वापस लौटो। डिमोनिक सोर्ड वहीं रुक गई, जैसे उसकी आत्मा ही टूट गई हो। मास्टर, नई तलवार मिल गई तो पुराना साथी भुला दिया। मैं 4 तलवारों से बनी हूँ। पर जुओफान की नज़रों की दृढ़ता देख डिमोनिक सोर्ड चुपचाप काले प्रकाश में बदल गई और उसके शरीर में समा गई। अब केवल संडरिंग सोर्ड रह गई और वो जुओफान को आसमान की ओर खींचने लगी, ठीक उसी लाइटनिंग की ओर। हर तरफ से बिजली गिर रही थी, पर जुओफान बस संडरिंग सोर्ड को घुमा रहा था। हर टकराव पर एक बैंगनी चमक फूटती और बिजली राख हो जाती। जहां पहले सोरिंग सोर्ड आर्ट से वो सिर्फ बिजली की ताकत को थोड़ा पीछे धकेल पाता था, अब वो उसे विनाश में बदल रहा था। अब उसके पास थंडर क्लाउड्स को पूरी तरह मिटाने का तरीका था। बूम। जुओफान सीधा बादलों में घुस गया। बिजली चारों ओर से बरस रही थी। अगर मैं अभी थंडर फ्लेम वॉइड अनाइलेशन यूज करूं तो? बैम। एक और वार उसके सिर पर पड़ा। जुओफान की फैंटेसी टूट गई। उसने आंखें घुमाकर कहा, ठीक है, समझ गया। कोई और स्किल नहीं, बस तुम ही। पर एक अकेली तलवार हजारों मील तक फैले बादलों को कैसे मिटाएगी? टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, और अगर फिर से लाल बिजली लौट आई तो? संडरिंग स्वॉर्ड चुप रही। फिर उसने हलचल की। उसके ब्लेड से गहरी बैंगनी रोशनी निकली, और उसी पल जुओफान की आंखों के सामने एक छवि कौंधी। संडरिंग, एक दिन मैं तुम्हें शिखर तक ले जाऊंगा, सबकी नजरों का केंद्र बनाऊंगा। हा 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 हा। बिजली से जगमगाते बादलों के बीच बाइली यूटियन की छवि हंस रही थी, गर्व और घमंड से लबरेज। सिर्फ मैं ही इस डिवाइन सोर्ड के योग्य हूँ, बाकी सब तो मामूली हैं। पर अचानक उसकी आंखों में डर उभर आया। दुनिया में कोई ना कोई मुझसे बेहतर भी होगा। अगर कोई दिन ऐसा आए जब कोई तुमसे मुझे हरा दे, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। तब तुम उसके पास जाना, सो तो तुम्हें और ऊंचाई पर ले जा सके। मैं मर जाऊंगा, पर मेरी सोर्ड नॉलेज तुम उसके पास पहुंचाना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें शिखर तक नहीं ले जा सका, तो मेरी राह ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी।
संडरिंग स्वॉर्ड ने एक नर्म झनकार से जवाब दिया। हा, मैं तो यूं ही सोच रहा हूं, दुनिया में मुझे कौन हरा सकता है। छोड़ो चिंता, हा। बेली यूटियन की हंसी बादलों में गूंज रही थी। जुओफान की सांसें रुक गईं। अब वो समझ चुका था, संडरिंग स्वॉर्ड में बेली यूटियन की पूरी लेगेसी समाई थी। वो ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने संडरिंग स्वॉर्ड आर्ट को पूरी तरह समझा था, यहाँ तक कि स्वॉर्ड सॉवरेन भी नहीं। जुओफान की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तलवार उठाई और बेली यूटियन की तरह वार करना शुरू किया। हवा तेज हो गई। बैंगनी बिजली झोरों से चमकी। हर वार के साथ बिजली फटी और बादल पिघलने लगे। सिर्फ तलवार की इंटेंट से ही बिजली चारों ओर विस्फोट कर रही थी और संसार मानो टूट रहा था। जुओफान खुद को भूल गया। वो बेली यूटियन की परछाई बन गया। हर वार एक आकाश का प्रहार था, हर पल में ध्वंस था। और जब आखिरी वार पूरा हुआ, आसमान साफ था। सूरज ने पहली बार झुलसे हुए धरती को छुआ। जुओफान की आंखों से एक आंसू बह गया। ये आंसू उसका नहीं था, ये संडरिंग स्वॉर्ड स्पिरिट का था, जिसकी भावना उससे जुड़ गई थी। बैंगनी प्रकाश की एक धीमी झलक सूर्य की किरणों में समा गई। जुओफान ने देखा, संडरिंग स्वॉर्ड स्पिरिट अपनी शक्ति को धरती में लौटा रहा था। उसने जुओफान को सब सिखा दिया था। एक सच्चा बलिदान एक सच्चे मित्र के लिए। इनविंसिबल स्वॉर्ड की मृत्यु के बाद संडरिंग स्वॉर्ड स्पिरिट भी जाना चाहता था, पर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए रुका रहा। अब उसका कर्तव्य पूरा हो गया था। संडरिंग स्वॉर्ड अब केवल एक खोखला खोल थी। जुओफान, शिखर तक पहुंचो। जुओफान के मन में इनविंसिबल स्वॉर्ड की आवाज गूंजी, पर अब वो स्वर उसके लिए था। जुओफान मुस्कराया। लाइक मास्टर, लाइक स्वॉर्ड, एंड लाइक स्वॉर्ड, लाइक मास्टर। संडरिंग स्वॉर्ड स्पिरिट अपने मालिक जितना ही स्वतंत्र और वीर था। उसने संडरिंग स्वॉर्ड की धार को प्यार से छुआ और उसे अपनी अंगूठी में रख लिया। उसकी आंखों में संकल्प था, मैं शिखर पर पहुंचूंगा तेरे स्वॉर्ड आर्ट के साथ। हुश, जुओफान दरोगा, आप ठीक तो हो? मुरोंगलाई और बाकी लोग एकदम से उसके पास जा पहुंचे। जुओफान ने हल्का सा मुस्कराते हुए हाथ हिलाया। मैं ठीक हूँ, तुम सबका क्या हाल है? उसके हाथ के एक इशारे से डोमेन मिटा और उसके पीछे छुपी औरतें एक एक करके चमक उठी। लुओ युनहाई और उसके ग्रुप ने अपनी कल्टीवेशन में काफ़ी बड़ा तोड़फोड़ किया था। सभी ने जेनेसिस स्टेज को पार कर लिया था और वो 3 छोटे बच्चे, उनकी प्रेजेंस अब एथीरियल रेल्म के बराबर लग रही थी। जुओफान ने सर हिलाया, फिर उसकी नज़र घूमी स्वॉर्ड किंग्स की तरफ। मुरोंग लाई और उसके लोग जो इतने अरसे तक बंधनों में थे, उनकी अब पीक स्पिरिट किंग स्टेज तक पहुंच हो चुकी थी। ली जिंगतियान और बाकी एल्डर्स भी अब मिड स्पिरिट किंग स्टेज में जा चुके थे। सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। इतनी ज़्यादा युआंची मिल रही थी कि उनका हर सेल जश्न मना रहा था। स्टीवर्ट जुओ, ली जिंगतियान एकदम से चिल्ला उठा, आपकी कल्टीवेशन फिर से गिर गई। अब तो सिर्फ बोन टेम्परिंग रेल्म के 5th लेयर पे हो। जुओफान ने तुरंत अपनी इंटरनल एनर्जी चेक की और उसके चेहरे पर हैरानी छुपी नहीं। मिड स्पिरिट किंग, वो हैरान था। जब उसने संडरिंग स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस पाई थी और लाइटनिंग ट्रिबुलेशन फेस किया, तब उसका मन भी सुधर गया था। ट्रू सेल्फ आर्ट के इफेक्ट से उसकी कल्टीवेशन तो बोन टेम्परिंग स्टेज तक गिर गई थी, लेकिन अंदर से वो अब भी मिड स्पिरिट किंग रेल्म का कल्टीवेटर था। और सबसे बड़ी बात, जब किसी की स्पिरिट किंग रेल्म में एंट्री होती है तो नेचुरली लाइटनिंग ट्रिबुलेशन का सामना होता है। लेकिन जुओफान, वो तो संडरिंग स्वॉर्ड लेके आसमान में बिजलियों के बीच नाच रहा था बिना किसी हेजिटेशन के। न जाने कब उसने अपना ट्रिबुलेशन ही काट दिया। उसके आने से पहले ही उसने थोड़ा उदास होकर सोचा, अरे ये तो बॉडी को टेम्पर करने का मौका था, मिस हो गया। लेकिन फिर उसने बाकी लोगों के ट्रिबुलेशंस का टेस्ट भी ले लिया था, तो उसकी डिसअपॉइंटमेंट धीरे धीरे हल्का पड़ गया। जब एक बार स्पिरिट किंग का बॉडी मिल चुका है तो फिर से वही चीज़ क्यों दोहरानी। हाँ, वो ज़ोर से हंसा। फिर उसने एक डीप सांस ली और आवाज़ बुलंद की, सब लोग ध्यान दो,
सभी के सुरक्षित होने और संडरिंग सोर्ड की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाने के बाद उसके दिल में एक अलग ही रोशनी थी। उसकी आंखों में आग सी चमक उठी। अब जब हम सब स्पिरिट किंग रेल में पहुंच चुके हैं, हम एक पावरफुल ग्रुप बन सकते हैं। और सोर्ड किंग्स, तुम तो अब एक डिवाइन सोर्ड की इनसाइट्स के साथ आए हो। तुम लोग सिंपल स्पिरिट किंग्स नहीं रहे। वो रुका, फिर एक ठंडे जज्बे के साथ बोला, मैं कह सकता हूँ, अब हम सेक्रेट डोमेन में अपना हिस्सा छीन सकते हैं। हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। आइए आइए, टॉप स्पिरिट ओरिस, ब्लैक क्रिस्टल्स और भी कई रेयर समन क्या 12th ग्रेड पिल्स बस आज के लिए। मार्केट एक छोटी सी बस्ती का था, लेकिन माहौल पूरी तरह से अलीव था। हर तरफ लोग चिल्ला चिल्ला कर अपना माल बेच रहे थे। स्पार्कलिंग बॉटल्स, रेयर क्रिस्टल्स और फ्लैशिंग तलवारों के साथ एक तमाशा सा बना हुआ था। इस जगह का नाम था जॉय टाउन, और टाउन के गेट के सामने खड़ा था एक टावरिंग गार्ड पोस्ट, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था जॉय टाउन। एक लड़की, लुओ युनचंग, अपने पीछे 12 जेनेसिस स्टेज के गार्ड्स के साथ शहर के दरवाजे तक आई। उसके बिल्कुल पास एक दुबला सा लेकिन आंखों में अजीब तेजी लिए हुआ लड़का था, जुओफान। जब उन लोगों का पैर शहर में पड़ा, हर एक चेहरा उनकी तरफ मट गया। एक पल के लिए तो पूरा बाजार खामोश हो गया। लोगों की आंखों में शक, उत्सुकता और कुछ छुपा हुआ इरादे चमक उठे, पर यह सब बस एक ही पल के लिए था। अगले ही मोमेंट सब वापस अपने अपने काम में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लुओ युनचांग ने थोड़ा चौंक के जुओफान की तरफ देखा। उसने बस मुस्कुराकर हाथ से सिग्नल दिया, चलो अंदर चलते हैं। बाजार वैसे ही बिजी था, लेकिन अब हवा में कुछ बदल गया था। हर निगाह कभी न कभी उन लोगों पे टिक जा रही थी। लुओ युनचांग का चेहरा थोड़ा सा टेंशन से भर गया। उसने जुओफान का हाथ कस के पकड़ लिया। जुओफान, मुझे यह जगह अजीब लग रही है, बहुत क्रीपी सी। जुओफान ने एक हल्की सी हंसी छोड़ी, और अगर क्रीपी ना होती तो हम यहाँ आते ही क्यों? हा हा हा। उसके चेहरे पर वही शिकार वाली मुस्कुराहट थी, वही गैजे जो आसपास के लोगों के चेहरों पर भी थी। वो सब एक टावन में गए। जुओफान ने झुक के कहा, यंग मिस, शाम हो चुकी है, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? लुओ युनचंग ने हान में सर हिला दिया। टावन के अंदर एक सज धज में लिपटी हुई मिडिल एज्ड औरत ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। आंखों में हॉक जैसी तीखी नज़र थी। कहाँ से आए हैं आप लोग? यहाँ रुकने का इरादा है या बस गुजार रहे हैं? उसने पूछा। जुओफान ने सीधा जवाब दिया, हुमैन, अपने बेस्ट 5 कमरे चाहिए। यंग मिस के लिए एक अलग, बाकी हम 12 लोगों के लिए। औरत ने चौंक के कहा, 5 कमरे? माफ़ कीजिए, मेरे पास सिर्फ एक ही खाली कमरा है, एक से काम नहीं चलेगा। जुओफान ने तुरंत मना किया, यंग मिस के लिए अलग कमरा ज़रूरी है, लेकिन हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। चलिए यंग मिस, कोई और जगह देखते हैं। लो युनचंग ने उसकी तरफ देखा, फिर सर हिला दिया। ठीक है स्टीवर्ड, जो जैसे चाहें। तभी पीछे से एक ठंडी सी आवाज़ आई, ये जॉय टाउन का एक ही टैवर्न है, अगर बाहर गए तो तारे के नीचे सोना पड़ेगा। सब चौंक गए। एक आदमी सामने आया, उम्र में मध्यम लेकिन फाइन कपड़ों में लिपटा हुआ, और चेहरे पर एक औरों से अलग चमक थी। होस्टेस ने तुरंत झुक के कहा, स्टीवर्ड फांग। उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया। ओनर, आप चिंता मत करो, इन नए मेहमानों का मैं ध्यान रखूंगा। फिर उसने हाथों से ग्रीटिंग किया और बोला, मैं हूँ फंगदिंग लियाओ क्लैन का स्टीवर्ड, आप लोगों को कैसे संबोधित करूं? जुओफान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हूँ जुओफान, लुओ क्लैन का स्टीवर्ड। ये हैं हमारी यंग मिस लुओ युनचंग। हम ट्रेडिंग के काम से जा रहे थे तो सोचा यहाँ रुक जाएं। फांगडिंग ने आंखों को थोड़ा सा नैरोड किया। स्टीवर्ड, जुओ भाई, माफ़ कीजिए, आपकी कल्टीवेशन कुछ। जुओफान ने एक दर्द भरी सांस ली और चुप रहा। तब लो युनचंग ने हाथ थाम लिया उसका और हंसी के साथ बोली, दरअसल स्टीवर्ड जुओजम से ही अधूरे मेरिडियंस के साथ पैदा हुए थे। लड़ाई में उनका तुलना नहीं हो सकता, लेकिन उनका दिमाग वो किसी से कम नहीं। मेरे पिता ने ही उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी। स्टीवर्ड लड़ाई करने वाला पड़ नहीं होता है ना? उसने प्यार से जुओफान का हाथ दबाया, और उनके बीच का रिश्ता सबके सामने साफ हो गया। ये तो क्लियरली उस लड़की का रखा हुआ है। फंगदिंग के मन में तुरंत ये सोच आई, एक बोन टेम्परिंग वाला लड़का, वो भी इस एज में, बेचारा तो क्रिपल्ड से भी वर्स है। ज़रूर किसी चलक गेम से ये पढ़ हासिल किया होगा। ये तो गार्बेज है। लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस हांसा और शोल्डर पे हाथ मारा। जो भाई, हर फील्ड में एक मास्टर होता है।
आज स्टीवर्ड हो, कल लीडर बनोगे। जब तक आपके पास कोई जगह नहीं, आप लियाओ मैनर में रुक जाओ। लुओ युनचंग झुक के बोली, बहुत मेहरबानी, लेकिन हम आपके क्लैन हेड को तकलीफ नहीं देना चाहते। फंगदिंग ने हंसी के साथ कहा, हमारे मास्टर तो बड़े मेहमान नवाज हैं। जॉय टाउन का नाम ही खुशी से भरा है और वही तो उस खुशी का मूल है। होस्टेस पीछे से हंसी, मास्टर लियाओ तो सब चुरा ले जाते हैं, मेरी तो रोजी रोटी तक ले जाते हैं। जुओ फन और लुओ युनचंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को समझ आया ये सब कुछ ठीक नहीं है। फिर भी वो झुक के बोले, धन्यवाद स्टीवर्ड फंग, हमें अपने ऊपर विश्वास है। फंगदिंग ने सबको मैनर ले जाने के लिए निवेदन किया। मैनर के गार्ड सब हंसते हुए मिल रहे थे, पर उनकी आंखों में छुपी नफरत और अहंकार को लुओ युनचंग ने महसूस कर लिया। उसने जुओफान का हाथ और ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया। उसकी सांस तेज़ हो रही थी। यंग मिस लुओ, आप यहीं रुकिए, मैं मास्टर को बुला के लाता हूँ। फंगदिंग अंदर चला गया। बादे हॉल में फंगदिंग ने झुककर मास्टर के सामने रिपोर्ट देना शुरू किया और पीछे खड़ा था जुओफन, चेहरे पे वही शिकारी मुस्कुराहट। लुओ युनचंग ने गहरी सांस ली और धीरे से फुसा फुसा के कहा, जुओफन, ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही मुझे। ऑफ कोर्स यहाँ कुछ नहीं होगा। क्या कोई भी समझदार इंसान स्कारलेट लाइटनिंग वैली के किनारे पर टाउन बसाएगा बिना किसी वजह के? जुओफन की आंखों में हल्की सी चमक थी और उसका चेहरा एक ठंडी सी मुस्कुराहट के साथ मैनर की तरफ घूर रहा था। जितना मुझे पता है, यहाँ कभी एक भयानक युद्ध हुआ था। सब कुछ जला, बचा कुछ नहीं। ज़मीन बंजार, लोग गायब और रिसोर्सेज ज़ीरो। तो ऐसे में कौन रुकना चाहेगा यहाँ? फिर उसने धीरे से बोला, लेकिन हर शब्द में एक गहरी छेदछाद थी। यहाँ सिर्फ वही आते हैं जिनके पास्ट में कुछ छुपा हुआ हो, ऐसे लोग जो समझ के लिए एक कलंक हैं, जिन्हें बस एक ही तरीका आता है जीने का, दूसरों को दार्द देकर। उनके तरीके ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई खुले में बात नहीं करता। जुओफान की मुस्कुराहट और तेज़ हो गई। यहाँ तक कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स भी यह जगह छोड़ देते हैं। क्या पता वो प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे एक खून का प्यासा शैतान छुपा हो। लुओ युनचंग का रंग उठ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं जुओफान? भाग चलें, इससे पहले कि कुछ हो जाए। जुओफान ने उसकी बात काट दी। भागेन? हम यहाँ भागने नहीं, समझने आए हैं, इन लोगों की हदें टेस्ट करने, ये देखने कि किस रास्ते से हम अपना मूव सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके लफ्ज़ों में एक ठंडा सा थितकपन था, जैसे शहर के दर्द उसके अंदर तक उतर चुके हों। ये जगह तो वैसे भी लॉलेस है, यहाँ कितना बुरा हो सकता है? हाँ, उसने थोड़ा सा मुख बनाकर कहा। वो समझते हैं कि वो शिकारी हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा असली शिकार कौन है। लुओ युनचंग ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में थोड़ा डर था, थोड़ा समर्पण। जुओफान, क्या हम सच में किसी और की टेरिटरी छीनने वाले हैं? जुओफान ने सीधा, बिना झिझक के सिर हिलाया। बिल्कुल। सेक्रेट डोमेन कब का बिखरा हुआ है, हर रीजन अलग, और बॉर्डर्स अब ऐसे ही रहेंगे। हम जैसे आउटसाइडर्स के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, दूसरे की जगह ले लेना। जॉय टाउन जैसी जगह में कोई गरिमा तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई तो इस जगह को रिकॉग्नाइज करता है, और वही रिकॉग्निशन, वही आइडेंटिटी हमें चाहिए। लुओ युनचंग ने चुपचाप जुओफन की आंखों में देखा। वो आंखों जिसमें ना डर था न पछतावा, सिर्फ चतुरे, लक्ष्य और एक ठंडा इरादा था, एक स्ट्रैटेजिस्ट का। यह कोई नॉर्मल टाउन नहीं था, ये था एक शतरंज का बोर्ड, और जुओफन अपने पीसेस मूव कर चुका था। एक अंधेरे कमरे में एक पुरानी झूला कुर्सी रह रहकर चिड़चिड़ाई। उस पर बैठा था एक बूढ़ा व्यक्ति, सफ़ेद बाल, बुझा हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। क्लैन हेड, फैंगदिंग झुकते हुए बोला, मैंने उनकी जांच की है। वो व्यापारी हैं, सबसे ऊंचा स्तर उनके क्लैन हेड का है, स्पिरिट किंग। एक छोटे से कस्बे पर कुछ प्रभाव है, पर उसके सिवा कुछ नहीं। हम शुरू कर सकते हैं। बूढ़े आदमी की आवाज़ टूटी फूटी, कांपती सी निकली। सामान कैसा है? फैंगदिंग गंभीर हो गया। निश्चिंत रहिए क्लैन हेड, माल शानदार है। यंग मिस और बाकी 12 बॉडीगार्ड्स जेनेसिस स्टेज के हैं। सिर्फ वो स्टीवर्ड लड़का बस बोन टेम्परिंग स्टेज पर है, एक बेकार।
उससे तो नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो चलो ज़रा नज़र डाल लें हो। बूढ़ा खांसा और धीरे धीरे बाहर निकल पड़ा, फैंग दिंग चुपचाप पीछे। मुख्य हॉल में बूढ़े की खांसी की आवाज़ गूंजी और लुओ युनचांग का पूरा समूह खड़ा हो गया उसे अभिवादन देने। उसके चेहरे पर अजीब रंग था, नीला, काला और विकृति से भरा हुआ, जैसे किसी डरावने सपने से निकला हो। महिलाएं सहम गईं। आह! एक दबी चीख उनके होंठों से निकल गई। जुओफान की आंखें सिकुड़ गईं। वो बूढ़े को गहराई से देखने लगा। क्या मेरा चेहरा इतना भयानक है, यंग मिस? बूढ़े ने 2 बार खांसा और फिर मुस्कुराते हुए मुख्य आसन पर बैठ गया। महिलाएं मुस्कान रोकते हुए झुक गईं। क्लैन हेड ले आओ, क्षमा कीजिए, हमसे संयम खो गया। चिंता मत करो, बूढ़े ने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे पता है मेरा चेहरा कैसा है, पहली बार तो सभी घबरा जाते हैं। हा हा हा। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी कीमती चीज की कीमत आंकी जा रही हो। लुओ युनचंग को एक सर्द झटका लगा, मानो उसे एक सामान की तरह आंका जा रहा हो। स्टीवर्ट फांग ने बताया कि तुम्हारे पिता एक शहर के लॉर्ड हैं। क्या नाम था उस जगह का? बूढ़े ने पूछा। मैजिकल सिटी, लुओ युनचंग ने हल्की सी मुस्कान दी। बूढ़ा मन ही मन सोचने लगा, मैजिकल सिटी, एक छोटी सी जगह, किसी भी स्पिरिट किंग के लिए आसानी से कब्जे में आने वाली। इनका क्लन मुश्किल से कुछ भी नहीं। और ये मैजिकल सिटी किसके अंडर आता है? लुओ युनचंग ने गहरी सांस ली और बोली, लियाओ क्लैन हेड, सीक्रेट डोमेन को तो आप जानते ही होंगे। उसका आधा हिस्सा 8 एम्परर्स के पास है और आधा 7 सीक्रेट माउंटेन्स के बीच में जो छोटे मोटे तुगदे हैं उनके लिए स्पिरिट किंग्स लड़ते हैं। वो जगह है जहाँ कोई भी कुछ खास नहीं समझता और वहाँ के लोगों को तो और भी कम। हान, उसने मायूसी से कहा, पिताजी ने टेम्पेस्ट सिटी के लॉर्ड को गिफ्ट दिया था साल के शुरुआत में। उम्मीद थी कि वो सोर्ड एम्परर के लिए रिकमेंडेशन देंगे, पर सोर्ड एम्परर के आखिरी 72वें सिटी लॉर्ड ने भी हमें मिलने से मना कर दिया। हमारा उपहार दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया और पिताजी लौटाए निराश होकर। बूढ़ा ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, हाँ, आज के ज़माने में अगर कोई मजबूत सहारा ना हो तो कुछ भी हासिल नहीं होता। आज अगर तुम्हारे पास एक सिटी है तो कल कोई और ले जाएगा। लुओ युनचंग चौंकी, उसकी आंखें सिकुड़ी। ये बात आपने अभी क्या कही? इसका मतलब? बूढ़े ने होंठों को चाटते हुए कहा, मतलब ये कि तुम्हारे पिता के पास कोई पीठ नहीं है। इस बात से मुझे कितनी सुकून भरी नींद आएगी जब मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। हा हा हा। क्या? लुओ युनचांग उछल पड़ी और उसके साथ ही 12 गार्ड्स और जुओफान उसे बचाने को आगे बढ़े। कोशिश भी मत करना, कीदे। बूढ़े की आंखों में ज्वाला थी। उसने एक हाथ हिलाया, हवा का तूफान उठा और सब हवा में उछलकर गायब हो गए। अगले पल वे सब एक अजीब भयानक जगह में थे। चारों तरफ हड्डियों के ढेर। लुओ युनचांग की चीख निकल गई, जुओफान, मुझे बचाओ। जुओफान ने अपने चारों ओर देखा। बैरियर है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस शहर के नीचे इतना बड़ा रहस्य छुपा होगा। ऊपर से तो खिला खिला दिख रहा था, पर नीचे एक मौत का पहाड़ छुपा था। हम भाग कैसे सकते हैं? लुओ युनचांग घबराई हुई थी। एक डरावनी हंसी गूंज उठी। कहां भागोगे? तुम्हारी औकात नहीं कि मेरी फर्स्ट ग्रेड सेक्रेड अरे से निकल पाओ। बूढ़ा फिर सामने प्रकट हुआ। उसके पीछे फांग दिंग और बाकी सभी नगरवासी खड़े थे, हंसते हुए, लुओ क्लैन के डरते चेहरे देखकर मनोरंजन करते हुए। बांग! लुओ युनचंग का क्रोधित मुक्का अदृश्य बाधा से टकराया। सुनो बुधे, हुमेन तुरंत छोड़ो, वरना तुम्हें इन पछताना पड़ेगा। बूढ़ा खिलखिला उठा। छोड़ दूं तुम्हारे थर्ड रेट शहर के बेकार बाप के लिए? हा हा हा। वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा और अगर पाया भी तो सोचता रहेगा कि तुम स्कारलेट लाइटनिंग वैली में खो गई हो। लुओ युनचंग का चेहरा उतर गया। जुओ फान ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, साही कहा, तुमने जगह चुनी भी बड़ी चातुर्य से। स्कारलेट लाइटनिंग वैली के पास किसी की मौत हो तो सब वही जगह जिम्मेदार समझेंगे।
जॉय टाउन तो नाम से ही खुशी देता है, कौन सोचेगा कि यहाँ खून के प्यासे दरिंदे रहते हैं। बूढ़ा चौंका। तुम तो सोच से भी ज्यादा समझदार निकले। तुम्हारे जैसे बच्चे को तो मैं पसंद करने लगा हूँ। ऐसा करो, मेरे साथ जुट जाओ, तुम्हें बख्श दूंगा। जुओ फन की मुस्कान गहरी हो गई। एक रहस्य, एक रणनीति, जैसे वो बस खेल का अगला पत्ता पलटने ही वाला हो। अगले भाग में जुओ फन का असली चाल, एक प्लान जो पूरी बस्ती के खून को रुला देगा। बूढ़ा आदमी दांत पीसता रहा, फिर जैसे अचानक सारी ताकत छोड़ दी, एक हारे हुए असहाय इंसान की तरह, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। उसकी आवाज़ बुझी हुई थी। चाहे 8 एम्परर्स को जितनी भी प्रतिभा पसंद हो, कोई भी सोल डिवाउरिंग अरे का इस्तेमाल करने वाले को अपने अंदर नहीं लेगा। वो दोबारा सेक्रेट डोमेन के पुराने नरक जैसे युग को जीना नहीं चाहते, जहां ऐसे लोगों को पूरे रेल्म ने मिलकर शिकार बनाया था। जुओफान की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। सजीवार गाँव, उसने ऊंचे स्वर में पुकारा। तो तुमने वकाई वही गुनाह किया है, सोल डिवाउरिंग अरे। बूढ़ा कांप गया, शरीर नहीं, आत्मा तक। उसकी आंखें जुओफान पर चिपक गईं। तुम हो कौन? तुम्हें ये सब कैसे पता? पूरा नगर स्तब्ध हो गया। फांगदिंग और बाकी कस्बे वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे उन्होंने किसी भूत का नाम सुन लिया हो। सोल डिवाउरिंग अरे, वो क्या होता है? लो युनचांग की भौहें सिकुड़ गईं। जुओफान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसकी निगाहें सीधे बूढ़े पर थीं, जैसे वो किसी गंदे छुपे हुए अतीत का पर्दा फाड़ रहा हो। सोल ईटर एक आईसी डिमोनिक कल्टीवेशन है जो एक और कल्टीवेटर की पूरी एसेंस चुरा लेती है, उसकी पावर, उसकी आत्मा, उसका जीवन तक। लेकिन जो लिया जाता है उसमें होती है नफरत और पछतावा। वो अंधेरों में घुल जाता है और फिर यूज़र के अंदर ही दर्द बनकर शरीर को अंदर से सांध देने लगता है। इसलिए इस पाथ में सबसे ज़रूरी होती है कंट्रोल, रिस्ट्रेंट। हर सोल को प्यूरिफाई करना पड़ता है, वरना आदमी एक जीता जागता लाश बन जाता है। जुओफन ने बूढ़े की ओर इशारा किया, उसके काले कत्थई रंग वाले सड़े हुए चेहरे की ओर। जैसे तुम एक घूमने वाला ज़ॉम्बी। हाँ हाँ हाँ। बूढ़े के चेहरे की नसें तन गईं। उसकी आंखों में लावा उमड़ने लगा। उसकी गरिमा भस्म हो चुकी थी। जुओफान ने उसके सबसे गहरे रहस्य को दुनिया के सामने उघाड़ दिया था। अगला भाग, एक स्टीवर्ड की तबाही। जुओफान का असली ट्रम्प कार्ड क्या है, और क्या जॉय टाउन का सच पूरे सेक्रेट डोमेन में फैल जाएगा? वो सब उस अर्थ की वजह से था। लो युनचांग की आवाज़ कांप उठी। जुओफान ने हल्की मुस्कान दी। बिल्कुल, जब कोई बिना रुकावट के अब्जॉर्ब करता रहता है, बिना प्योरिफिकेशन के, तो अंजाम वही होता है जो अभी तुमने देखा। वो हड्डियों का ढेर, वो सड़ती हुई बॉडी, और वो बस एक जिंदा लाश बन जाने वाला व्यक्ति। देखो ज़रा ध्यान से यंग मिस, ये आदमी स्पिरिट किंग होने के बावजूद एक सूखा हुआ पेड़ लग रहा है। उसका शरीर उसी नफरत और मृत्यु से भरा हुआ है जो उसने दूसरों से छीनी। उसके जिंदा रहने का तरीका है फिर से वही करना, और हर बार उसी नफरत को और गहरा कर देना। यह एक विशेष साइकिल है, और इसी वजह से कोई एम्परर भी ऐसे किसी डीमन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये तो सोशल सुसाइड है। पूरा सेक्रेट डोमेन उसके पीछे पड़ जाता, जैसे हुआ था एक वक्त के उस ल्याओ थेंडिंग के साथ। तुम इतना सब कैसे जानते हो? बूढ़ा आदमी जुओफान को ऐसे घूर रहा था जैसे सामने कोई आत्मा खड़ी हो। लुओ युनचांग की आंखों में उलझन तैरने लगी। ल्याओ थियंडिंग। जुओफान की मुस्कान अब गंभीरता में बदल गई। वो तो और भी बड़ा पगल था। तुम जैसे छुपे हुए नहीं, वो तो बिना सोचे सैकड़ों लोगों को मार देता था। उसका कल्टीवेशन जम गया था, लेकिन उसने स्पिरिट किंग से सेंट तक का सफ़ार कर लिया। सॉवरेन बनने से बस एक कदम दूर था। हर शहर उसके हाथों गोस्ट टाउन बन गया। हदियों के अलावा कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए सेक्रेट डोमेन के वाइट और डार्क फैक्शंस पहली बार
एक साथ आए उससे मारने के लिए, और यहीं स्कारलेट लाइटनिंग वैली में उसकी मौत हुई। उसके बाद उसका पूरा क्लन गायब हो गया। सबको लगा वो कला आर्ट उसके साथ ही मर गई, लेकिन लगता है उसने उसे आगे बढ़ा दिया। तभी तो तुम लोगों ने छुप कर यहाँ एक टाउन खड़ा किया। बूढ़े का चेहरा एक झटके में पसीने से भर गया। उसकी उंगली कांपती हुई जुओफान की ओर उठी। टी तुम कौन हो? 10,000 साल पुरानी बात कैसे जानते हो? जुओफान की आंखें एक पल के लिए सोल डीप हो गई। 10,000 साल? वो हरामी मुझे मर गया था 5,000 साल बाद उस बैटल के। तो इसका मतलब 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स के जरिए मेरा रीबर्थ होने में और 5,000 साल लगे। बूढ़ा चीख उठा। तुम हो कौन? तुम इतना सब कैसे जानते हो? जोफान की आवाज़ गूंज गई जैसे थंडर। क्योंकि मैं भी वहाँ था, उस बैटल में। बूढ़े की आंखें फैली रह गईं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। एक बोन टेम्परिंग कल्टीवेटर कैसे उस बैटल में हो सकता है? जोफान की मुस्कान अब अंधेरे की तरह डरावनी थी। तुम्हारा पेट्रियार्क आदमखोर लियाओतियंडिंग एक एरोगेंट डीमन था जो मार गया। तुमने उसके मिस्टेक से सीखा, मगर अब सिर्फ एक धोखेबाज बन के रह गए हो। और रही बात मैं कौन हूँ, मैं 8 एम्परर्स का हेड था उस समय। तुम सोर्ड एम्परर और चंगतियन हो? बूढ़ा चिल्ला पड़ा। जुओफान का चेहरा खींच गया। असोल्ट कूट ने कब से कुर्सी ले ली। मैं हूँ डिमोनिक एम्परर। डिमोनिक एम्परर जाओचैन? बूढ़ा फिर चीख पड़ा। जुओफान गुस्से में दांत पीसने लगा। बुधाओ, सन भी रहा है क्या? जब लियाओतियंडिंग की मौत हुई थी वो जाओचेन तो पैदा भी नहीं हुआ था। मैं उस वक्त का असली लीडर था। मैं हूँ असली डिमोनिक एम्परर। पर ऐसा कोई नाम तो सुना ही नहीं। बूढ़ा हक्का बक्का था। जुओफान ने गहरी सांस ली। तो बता, तू कितने साल का है? 3,000 से ऊपर। जुओफान ठठाकर हंसा। तो तू बस 2,000 साल बाद आया और मुझे ही भूल गया। ये तो मौत के लिए काफ़ी है। वैसे भी तू ऐसे बेनाम समझ से खाता आदमी है, तेरे जैसे लोगों की मौत को याद भी नहीं रखता। सब लोग चुप। जुओफान की आवाज़ अब फिर तेज़ हो गई। मैं भी तुम्हारी तरह इनसिग्निफिकेंट लोगों को मार कर उनका जगह ले रहा हूँ। अब से जॉय टाउन बनेगा लुओ क्लान का, और तुम सिर्फ एक दर्दनाक याद। क्या? हाँ हाँ हाँ, लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। एक बोन टेम्परिंग ब्रैट हमारा टाउन लेगा, ये पगलपान है। 10,000 साल पुरानी बातें जनने से कोई एम्परर नहीं बन जाता। ट्रैप में ना गया है और अभी भी धमकी दे रहा है। व्हाट अ जोक। उनकी आंखों में थी सिर्फ तिरस्कार। लेकिन अगले पल पैम, एक धमाका गूंज उठा। सोल डिवाउरिंग अरे एक पल में राख बन गया। काले ज्वालाएं उठने लगीं, जमीन पर चिलकती हुई। उफ, हंसी जमी रह गई चेहरों पर। डर आंखों से टपकने लगा। जुओफान की बाईं आंख से काली थंडर फ्लेम चमक रही थी। माफ़ करना, पर मैं कोई कॉमेडियन नहीं। जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। तुम सब खत्म हो। जुओफन ने एक इशारा किया। एक काली लहर आसमान में उठ गई। ब्लैक फ्लेम्स की बारिश शुरू हो गई। जॉय टाउन की हंसी अब चीख में बदल चुकी थी। स्पिरिट किंग्स? बूढ़ा कांपते हुए गिनने लगा। 1, 3, 20। इतने सारे स्पिरिट किंग्स? हमने किस एम्परर को छेड़ दिया? ब्लैक एनर्जीज ने पूरे टाउन को घेर लिया और एक पल में बूम, फांगदिंग और सारे कस्बे वाले राख बन गए। बूढ़ा कांपते हुए जुओफान की ओर मुड़ा। जुओफान मुस्कुरा रहा था। स्पेस को फिल करके उसे कंट्रोल करना। हाँ, मैं भी स्पिरिट किंग हूँ। अगला भाग, जो राजा बनकर वापस आया। अब जब नकाब उतर चुका है तो क्या जॉय टाउन की नींव तक हिल जाएगी? बिल्कुल सही पकड़ा। जुओफान हंसा। उसकी आंखों में काली चमक उभर आई। हाथ उठाकर गरजा, मार जा। बूढ़े ने दांत भींचे, आंखों में क्रोध की आग। मेन पीक स्पिरिट किंग हूँ। तेरे जैसे केवल सेम स्टेज के होने से मुझे नहीं मार सकता। 1000 सोल पोजेशन।
श्रा। अचानक आसमान काले कर्कश प्रेतों की चीख से भर उठा। हवा जमी हुई लगने लगी, जैसे हर सांस मौत की सर्दी ले आई हो। बूढ़ा जमीन के कणों को कंट्रोल कर रहा था, मगर फिर भी वो रेत प्रकट हो गए। लेकिन फूम! जुओफान की ब्लैक थंडर फ्लेम एक झटके में उन सभी को भस्म कर गई। बूढ़ा जड़ हो गया। यह क्या था? मैं तो पीक सोर्ड किंग हूं, फिर मेरे स्किल्स बेकार क्यों हो गए? जुओफान की हंसी गूंज रही थी। बुधाओ, लेवल जरूर तुझसे नीचे है मेरा, पर क्वालिटी मेन। मैं तुझे कुचल देता हूं। उसने बस हाथ बढ़ाया और काली लपटें बूढ़े की ओर दौड़ पड़ी। बूम! आ! आसमान चीख से कांप उठा। बूढ़ा जलती हुई काली ज्वाला में लिपटा, घुटता, तड़पता, मुड़ता हुआ। उसकी आंखों में साफ दिख रही थी गजब की हैरानी, जैसे कोई जवाब ढूंढता हो। टीतू है कौन? जुओफान की आंखें जलीं, आवाज आसमानी विद्युत की तरह गूंजी। मैं हूं 5000 साल पहले के 8 एम्परर्स का मुखिया, डिमोनिक एम्परर जुओ ईफान। और अब लुओ क्लैन का स्टीवर्ड जुओफान। तुझे मेरी हाथों मरने का मौका मिला, ये भी एक महान कृपा है। उसके अंतिम शब्द, शायद पश्चाताप, शायद गुस्सा, शायद भय, और फिर एक क्षण में ही वह रूह, वह अस्तित्व, वह नाम इस दुनिया से जलकर मिटा दिया गया। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और अगर अगला एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।